लेकिन इसके अंदर की कहानी किसी भी बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडीज या रोमांस से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं ब्लॉक्स ऑफ डेस्टिनी की। ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां वर्चुअल आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके एक बेहद गहरी, बिल्कुल इंसानी कहानी पेश की गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहतरीन नैरेटिव को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग लाइन से होती है, इन अ वास्ट वर्ल्ड ऑफ ब्लॉक्स वेयर डेंजर हाइड्स बीनीथ ब्यूटी। ये लाइन ना सीधे तौर पर कहानी की कोर टेंशन को एस्टैब्लिश कर देती है। एक तरफ खूबसूरती और सुरक्षा है और ठीक उसके नीचे अनजान खतरा। ये सिर्फ दो अलग रास्तों की बात नहीं है, ये दरअसल दो अलग सोचों और जीने के तरीकों की तकरार है जो आगे चलकर आमने सामने आने वाले हैं। इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का अंतर सच में बड़ा फैसिनेटिंग है। एक तरफ आरव है, पीसफुल प्लेन्स का रहने वाला। वो एक किसान है, लोगों पर खुलकर विश्वास करता है और एक बेहद सुरक्षित माहौल में रहता है। और दूसरी तरफ है मीरा, डार्क फॉरेस्ट एज की एक शिकारी। वो हमेशा चौकन्नी रहती है, खुद को बचा कर रखती है और बिल्कुल अकेलेपन में जीती है। ये दोनों सिर्फ अलग कैरेक्टर्स नहीं हैं, ये दो बिल्कुल विपरीत दुनियाएं हैं जिन्हें अब टकराना ही था। आरव की कम्युनिटी कैसे चलती है वो इसे एक लाइन से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। केव्स के पास मत जाओ, वहां से रात में मॉन्स्टर्स आते हैं। ये दिखाता है कि उसके लोग शांति कैसे बनाए रखते हैं। वो खतरे से लड़ते नहीं हैं, उससे बचते हैं। उन्होंने अपने आसपास एक बाउंड्री बना रखी है जिसके अंदर वो खुद को महफूज मानते हैं। उनकी पूरी शांति दरअसल खतरे को इग्नोर करने पर टिकी है। पर मीरा का माहौल वो बिल्कुल अलग है। मैं सनसेट से पहले खाना लाऊंगी, अगर मुझे देर हो जाए तो दरवाज़ा लॉक कर लेना। इस डायलॉग में एक अलग ही अर्जेंसी है, एक डर छिपा है। यहां समझ आता है कि मीरा की दुनिया में हर दिन जिंदा रहने की एक जंग चल रही है। वहां कोई सुरक्षा कवच नहीं है, वहां का एक ही रूल है, डर और हमेशा सतर्क रहना। और फिर आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट। एक अचानक आया तूफान, एक अनजान रास्ता, और आरव अंधेरे में भटक जाता है। तभी अचानक उस पर ज़ॉम्बीज और स्केलेटन एरोज हमला कर देते हैं। और ठीक उसी मोमेंट में अंधेरे को चीरते हुए मीरा आती है और अपनी लाजवाब कॉम्बैट स्किल से आरव की जान बचाती है। ये वो पहला एपिक मोमेंट था जब सुरक्षा और खतरा यानी आरव और मीरा आमने सामने आते हैं। यहां मीरा का रिएक्शन सच में देखने लायक था। वो आरव से कहती है, हम बाहर वालों पर भरोसा नहीं करते, अपने सेफ विलेज वापस चले जाओ। अब इस पॉइंट पर एक बहुत डीप मेटाफोरिकल लेयर सामने आती है। इस दुनिया के जो ब्लॉक्स है ना, वो सिर्फ पत्थर या मिट्टी के नहीं है, वो इन इमोशनल दीवारों का एक रूप है जो मीरा ने अपने इर्द गिर्द बना ली हैं। ये दीवारें उसे बाहरी खतरों से तो बचाती हैं, पर उसे अंदर ही अंदर अकेला भी कर देती हैं। लेकिन मीरा की इन मजबूत दीवारों को आरव किसी हथियार से नहीं तोड़ता। वो अपने निष्कपट छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस से उन्हें कमजोर करता है। वो चुपके से मीरा के छोटे भाई के लिए खाना लेकर आता है, उस बच्चे के साथ एक प्यारा सा कनेक्शन बनाता है। और जब मीरा गुस्सा होती है तो वो बहुत ही भोलापन से कहता है, मैं उसके लिए आया था, तुम्हारे लिए नहीं। ये लगातार किए गए भलाई के काम मीरा के सख्त कवच को धीरे धीरे पिघला देते हैं। पर कहानी यहां सिर्फ इस पर्सनल ड्रामा पर नहीं रुकती, इसमें एक तगड़ी मिस्ट्री जुड़ जाती है। अचानक गांव वाले गायब होने लगते हैं, अजीब से रेडस्टोन सिंबल्स मिलने लगते हैं और एक छुपा हुआ अंडरग्राउंड बेस सामने आता है। ये कहानी को एक नया मोड़ देता है। अब ये सिर्फ दो लोगों का पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, अब ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल थ्रेड बन चुका है जो इन दोनों को आपस के मतभेद भुलाकर एक साथ आने पर मजबूर कर देता है। जब मीरा कहती है कि ये नेचुरल नहीं है, कोई मॉब्स को कंट्रोल कर रहा है, तो ये नया सच एक बड़ा कैटलिस्ट बन जाता है। उन्हें एहसास होता है कि खतरा सिर्फ अनजान मॉन्स्टर्स का नहीं है, बल्कि किसी मास्टरमाइंड के गलत इरादों का है। ये मैनिपुलेशन उन दोनों के गोल्स को बिल्कुल अलाइन कर देता है। शांति चाहने वाला किसान और अकेले जीने वाली शिकारी, दोनों को समझ आ जाता है कि इस नए दुश्मन को हराने के लिए उन्हें हर हाल में एक होना पड़ेगा। उनका आगे का सफर किसी एक्शन मूवी से कम नहीं था। शाम ढलते ही जानलेवा लावा से बचना, आधी रात को एक भयानक क्रीपर एक्सप्लोजन का सामना करना और सुबह होते होते मीरा के छोटे भाई को जाइंट स्पाइडर से बचाना। जब मौत का इस तरह मिलकर सामना किया जाता है ना, तो आपस के सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तेजी से खत्म होने लगते हैं। उनका ये शेयर्ड सर्वाइवल उन्हें एक दूसरे के करीब ले आता है। और इन खतरों ने आखिरकार उनके आसपास के सख्त खोल तोड़ दिए। मीना पूछती है, तुम इतनी परवाह क्यों करते हो? और आरव का जवाब बहुत सिंपल पर डीपली इमोशनल था, क्योंकि मैं करता हूं।
ये वो पल है जहां हमें दिखता है कि सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर अब उनके बीच एक सच्ची अनकही परवाह पनप रही है। उनकी पुरानी सख्ती अब बिल्कुल मिट चुकी थी। एक शांत झील के किनारे ढलते सूरज के सामने मीरा आखिरकार अपनी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी शेयर करती है। वो कहती है, मुझे हमेशा अकेले सर्वाइव करना सिखाया गया था। किसी से प्यार करना एक रिस्क है। ये एक बहुत ही हैवी और रियल स्टेटमेंट है। जो मीरा फिजिकल मॉन्स्टर्स से नहीं डरती थी, वो दरअसल इमोशंस में छुपे रिस्क से डरती थी। उसके लिए किसी से जुड़ना ही सबसे बड़ा खतरा था। और इस डर का आरव जो जवाब देता है, वो पूरी कहानी का एंकर बन जाता है। देन लेट मी बी योर रिस्क, यानी तो मुझे तुम्हारा रिस्क बनने दो। ये लिटरली इस बात का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे आरव ने खतरे की डेफिनेशन ही बदल दी। खतरा अब फिजिकल थ्रेट नहीं था। खतरा अब एक दूसरे पर विश्वास करने का, एक इमोशनल लीप ऑफ फेथ लेने का हो गया था। अब इस विलन के पूरे सेटअप को देखते हैं, जो बहुत ही दिलचस्प है। विलन कोई सुपरनैचुरल शक्ति नहीं, बल्कि एक एक्स विलेजर ही है। उसका मेथड क्या है? कॉम्प्लेक्स रेडस्टोन का यूज करके मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करना। पर उसका मोटिव सबसे जरूरी है, डर मुझे ताकत देता है। ये विलन बेसिकली डर को एक वेपन की तरह यूज कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया मेटाफर है कि कैसे डराकर लोगों पर कंट्रोल किया जाता है। क्लाइमैक्स में एकदम माइंड ब्लोइंग रोल रिवर्सल देखने को मिलता है। जो मीरा हमेशा गार्डेड रहती थी, वो अब आरव को बचाते हुए घायल हो जाती है। उसका ये बलिदान आरव को पूरी तरह बदल देता है। एक शांति पसंद किसान गुस्से में नहीं चिल्लाता है और पीछे हटने के बजाय डिस्ट्रक्टिव TNT और रेडस्टोन का इस्तेमाल करके उस कंट्रोल सिस्टम को ही उड़ा देता है। अपने प्यार को बचाने के लिए आरव को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर डिस्ट्रक्शन का रास्ता चुनना ही पड़ा। और उस तबाही का नतीजा क्या हुआ? पास्ट में जो गांव डर, बायोम्स और दीवारों की वजह से बटे हुए थे, वो अब आपस में जुड़ गए। गांव वालों ने मिलकर सब कुछ दोबारा बनाना शुरू किया। विलन के सिस्टम के टूटने का मतलब सिर्फ एक खतरे का खत्म होना नहीं था, बल्कि उन तमाम फिजिकल और सोशल बाउंड्रीज का भी टूट जाना था, जो इन दोनों दुनियाओं को अलग रखती थीं। यहां मीरा एक ऐसी बात कहती है जो नैरेटिव को मुकम्मल करती है। मैं गलत थी, तुम पर विश्वास करने ने सब कुछ बचा लिया। ये एक प्रोफाउंड रियलाइजेशन है कि असली जीत उस TNT एक्सप्लोजन से नहीं आई थी। असली जीत अकेलेपन और डर को छोड़कर ट्रस्ट और विश्वास को चुनने की थी। और इसके जवाब में आरव कहता है, और तुम्हें प्यार करने ने मुझे बचा लिया। आरव को भी इस सफर में सच में बचाया गया था। पहले उसकी शांति बहुत फ्रेजाइल थी, जहां वो बस दरवाजे बंद करके खतरे को इग्नोर करना जानता था। लेकिन इस नए सफर ने उसे रिजिलिएंट और स्ट्रांग बना दिया। उसने फाइनली मुश्किलों को फेस करना सीख लिया था। कहानी जैसे ही अपने अंत पर पहुंचती है, नरेटर एक बहुत ही खूबसूरत थॉट देता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ ब्लॉक्स दे बिल्ट समथिंग अनब्रेकेबल। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज ब्लॉक्स की बनी है और उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, उन्होंने मिलकर एक ऐसी चीज बनाई जो अटूट थी। ये इस चर्चा का एब्सोल्यूट इमोशनल पीक है। ये दिखाता है कि चाहे यूनिवर्स कोई भी हो, ह्यूमन कनेक्शन ही सच में सबसे मजबूत मटेरियल होता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल दिमाग में जरूर आता है। असल जिंदगी की सीमाओं और बाउंड्रीज को देखिए। कितनी बार ऐसा होता है कि सुरक्षा की जो दीवारें खतरों को बाहर रखने के लिए बनाई जाती हैं, वो आखिर में सिर्फ इंसानी लगाव और कनेक्शन को ही दूर कर देती हैं। अकेलेपन की सच्ची कीमत आखिर क्या है? इस पर विचार जरूर होना चाहिए। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।